मगर कांग्रेस वालों ने मनमोहन सिंह जी को कहा नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, अरे अटल बिहारी विपक्षी पार्टी के थे, उन्होंने भी नहीं किया, आपने कह दिया करेंगे, आप चुप रहो। मनमोहन सिंह जी वैसे चुप रहते थे, एक बार बोले तो चुप करवा दिया और कहा आप चुप रहो, प्रणब मुखर्जी देखे। आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार में जितने भी फैसले होते थे उसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, GOM उसको नाम दिया जाता, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। उसका चेयरमैन अक्सर प्रणब मुखर्जी को बनाया जाता था, मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, फैसले प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी के हाथ में, फिर ब्राह्मण के हाथ में फैसला आ गया, और फैसला आ गया तो क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया, उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं है, धोखा हो गया। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया तो 2 नमूने पूरे भारत से ढूंढ लिए, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव, दोनों को मैदान में उतारा, एक को लड़की का कपड़ा पहना के कूदवाया। खबर बननी चाहिए ना, जाति जनगणना इतनी बड़ी खबर थी, उसको दबाना है तो दूसरी बड़ी खबर बननी चाहिए, तो रामदेव से नौटंकी करवाया। अन्ना हजारे ने कहा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, मैं ऊपर चला जाऊंगा लेकिन रामलीला मैदान से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक जन लोकपाल नहीं आ जाए। ये तो सब आप लोगों के आंख के सामने नजदीक की बात है, इतना तो याद रहता है। तो हमारे लोग जो जनगणना को लेकर बोल रहे थे, वो तिरंगा झंडा उठाए और भ्रष्टाचार मिटाने में लग गए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित तो भ्रष्टाचार से हम ही लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, पैसा मांगा जाता है, सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो हमको लगा कि नहीं यार ये सही मुद्दा, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि देखिए पटेल जी इंटरफेयर मत करिए, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी मिला। राजा हरिश्चंद्र को तो हम लोग कहानी में सुने थे, लेकिन ये वास्तव में मिल गया है अन्ना हजारे, और अब ये आ गया है तो भ्रष्टाचार मिटा लेंगे। तो हमने कहा जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब जाएगा, उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। लोग नहीं मान रहे थे। 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में हम लोगों ने जंतर मंतर पर, दिल्ली में रामलीला मैदान पर रैली रखी हुई थी जाति जनगणना के लिए। अन्ना हजारे केजरीवाल वहां बैठे हुए थे, हमारे लोग वहां गए, अन्ना हजारे को कहा कि ये रैली के लिए कल ग्राउंड हमारे नाम पे बुक है। तो अन्ना जी ने कहा कि केजरीवाल जी से बात करो। केजरीवाल जी को बात की गई, उन्होंने कहा कागज दिखाओ। कागज दिखाया गया, पढ़े लिखे आदमी है, समझ गए कागज ओरिजिनल है। तो कहा ठीक है, आप लोग रैली करो, अन्ना जी की कुटिया यहीं रहने दो, हम अपने लोगों को लेकर जंतर मंतर पर चले गए। तो हमारे लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, अन्ना जी यहाँ रहेंगे, 2 मिनट स्टेज पर लेकर जाएंगे और कहेंगे जाति जनगणना के बारे में भी 2 शब्द बोला जाए। केजरीवाल का माथा ठनका, कहा यही दबाने के लिए चल रहा है, अन्ना यहाँ रहेंगे, नया बवाल हो जाएगा। कहा नहीं नहीं नहीं, हम लेके जाएंगे, लेके अन्ना जी को भी लेके जाएंगे। तो अन्ना जी को भी लेकर के चले गए केजरीवाल। 5 लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा, किसी अखबार टीवी पर कोई खबर नहीं। हम लोगों ने दूसरे दिन अखबार मीडिया वालों को पूछा, अरे खबर नहीं आई? कहा आपको नहीं दिखाने के लिए कहा गया। हमने कहा कौन कहा? कहा सरकार। हमने कहा वो अन्ना हजारे बाबा रामदेव तो सरकार के खिलाफ है, उनको तो बहुत दिखा रहे हो। कहा वो खिलाफ है लेकिन फिर भी उनको दिखाने के लिए कहा गया तो दिखा। तो ओबीसी की गिनती को दबाने के लिए इन लोगों को उठाया गया। मैं महाराष्ट्र गया था तो मैंने महाराष्ट्र के लोगों को पूछा, अरे अन्ना जी का कुछ पता नहीं चल रहा है, आप लोगों को कुछ सूचना है? तो महाराष्ट्र के लोगों ने हमको बताया कि अन्ना जी का बयान एक दिन अखबार में आया था। क्या बयान आया था? अन्ना जी ने कहा हमारा इस्तेमाल हो गया। तो हमने कहा कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुप गई थे तब पछताने से क्या होता? धोखा हो गया।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लोगों को बहुत आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है, और इसलिए 75 साल से ज्यादा हो गए हमें इतनी संख्या लोकतंत्र में होने के बावजूद, सबको वोट का अधिकार होने के बावजूद नहीं मिल रहा अधिकार। इसलिए नहीं मिल रहा, 14 में मोदी जी आ गए, आक्रोश तो अन्ना जी ने पैदा ही कर दिया था, फिर मोदी जी आ गए। मोदी जी ने क्या कहा, मैं पिछड़ी जाति का, हमारे लोग खुश, पिछड़ी जाति का। फिर कहा नीच जाति का, और खुश। फिर कहा इसलिए मेरा अपमान होता है, कहा एकदम दुख समझता है, ये भी दुखिया आदमी है, इसका भी अपमान होता है, हमारा भी अपमान होता है, एकदम दुख समझने वाला आदमी है, ये प्रधानमंत्री बनेगा जरूर कल्याण। फिर कहा 15-15 लाख खाते में डाले। अब इतना अगर हो जाए तो फिर तो मतलब कोई सीमा ही नहीं है। तो हमारे लोग एकदम खुश हो गए, पक्का हो गया कि यार दुखिया आदमी है, पीड़ित आदमी है, तभी पीड़ा समझ रहा है, 15-15 लाख खाते में डाले। फिर कहा 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, युवा भी खुश। फिर कहा किसानों की इनकम 2 गुनी कर देंगे। और यहां तक तो ठीक था, आगे कहा कि अब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। अरे ये हमारा आदमी हवाई जहाज आंख से नहीं देखा है, उसको हवाई जहाज में घूमने का सपना दिखा दिया। जो हवाई जहाज नजदीक से देखा नहीं है, उसको हवाई जहाज में घूमने का सपना दिखा दिया, तो उसका पैर जमीन पर पड़ेगा। लोग खुश हो। और हम गांव में जाते हैं, अभी क्या देखते हैं, हवाई चप्पल में इतना टाका लगा है, इतना टाका लगा है, इतना टाका लगा है कि जब तक उसका धुर्री उड़ नहीं जा रहा हवाई चप्पल का, तब तक जो है उसको सिलता रह रहा है, टाका लगाता जा रहा, लगाता जा रहा, लगा। ये हालत है हमारे लोग, 2 कार्यकाल के बाद ये हालत। तो मूर्ख बनाया हमारे लोग। फिर कहा पकौड़े तलना रोजगार है, अभी बिहार में कहा रील बना रहे हैं लोग, हमने मौका दिया, रोजगार है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हो। तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का चल रहा है, जनगणना हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी ढूंढो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे, मूर्ख से मूर्ख जिसको महामूर्ख समझते हैं उसको ढूंढो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। जिसको महामूर्ख सबसे ज्यादा मूर्ख समझते हो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दीजिए और कहिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। तो महामूर्ख आदमी क्या कहेगा, भाई साहब आपकी निगाह में हम महामूर्ख हो सकते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कुल्हाड़ी अपने पैर पर अपने हाथ से मारे। इसका मतलब है कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता है। जब कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता है, तो नरेंद्र मोदी तो मूर्ख है नहीं, मूर्ख नहीं है मोदी जी। तो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारेंगे? अगर वो खुद को ओबीसी कह रहे हैं तो ओबीसी स्कॉलरशिप कैसे रुक रही है? ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? तमाम राज्यों में ओबीसी का आरक्षण बढ़ा है, लेकिन ओबीसी को क्यों नहीं मिल रहा है? ये कुल्हाड़ी क्यों चल रही है? और ये कौन चला रहा है? मोदी जी तो मूर्ख नहीं, मोदी जी मूर्ख नहीं। इसका मतलब ये है कि दिखाया किसी को जा रहा है, अधिकार किसी और के पास है। चेहरा किसी को दिखाया जा रहा है, करता धरता कोई और है। कठपुतली की नाच देखी कुछ लोग, पुराने जो लोग होंगे वो देखे होंगे, हमारे बचपन में उसका आखिरी समय चल रहा है। तो हम लोग भी छोटे छोटे थे तो देख लिए थे, नए बच्चे नहीं देखे होंगे अभी यंग जनरेशन के। तो कठपुतली की नाच में क्या होता था? कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। तो नरेंद्र मोदी भाषण करते हुए देश भर में दिख रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल जो आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। और इसलिए तीसरा कार्यकाल चल रहा है और तीसरे कार्यकाल तक गिनती नहीं हो रही। हिस्सेदारी, अभी मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला चल रहा है,
वो कह रहे हम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तमिलनाडु का आरक्षण कोर्ट में है, कहाँ तमिलनाडु का आरक्षण कहाँ? संविधान की 9वीं अनुसूची में है, और संविधान की 9वीं अनुसूची का मतलब ये है न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर है। अरे स्टेट में भी आपकी सरकार, सेंटर में भी आपकी सरकार, आप कोर्ट के चक्कर क्यों काट रहे हो? आप 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हो? 9वीं अनुसूची में डालो, कोर्ट का मामला खत्म, सबको अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब देना लेना नहीं है, मूर्ख बनाकर वोट लेना है। और फिर कुछ लोग विरोध करेंगे, उनके लोग, अरे मुख्यमंत्री तो दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। तो अपने ओबीसी के लोग क्या सोचते? अरे दे रहा है यार, इसके साथ खड़ा होना, दे रहा है। उनको पता नहीं कि आरएसएस वाले नेता बना रहे हैं, देने का मामला नहीं है, उसको ओबीसी का नेता बनाने का मामला, उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ओबीसी के लोग उसको नेता मान ले। समझने का मामला है, जैसा समझोगे वैसा होगा। मोदी दिखाई दे रहे हैं, मोदी वास्तविक चेहरा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है, और पीछे से आरएसएस चला रहा है। ये तो जब 2024 के चुनाव में झटका लगा और 2 बैसाखी पर सरकार खड़ी हो गई, नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू की, ये 2 बैसाखी पर खड़ी है। जब 2 बैसाखी पर खड़ी हो गई तब क्या हुआ? आरएसएस ने सोचा अरे ये 2 बैसाखी पर कैसे खड़ी है? कहा ये जनगणना ओबीसी की नहीं कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ हमारे लोगों ने बयान दिया, इसकी वजह से ये सीट कम हो गई। आरएसएस ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद क्या कहा? मीटिंग करने के बाद कहा कि जनगणना हो जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या कहा आरएसएस ने मीटिंग करके? कहा जनगणना हो जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बात समझ लो ध्यान से, समझाना बहुत जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भाषण नहीं करता हूं, मैं समझाता हूं, समझा रहा। आरएसएस ने क्या कहा कि जनगणना से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है कि अगर बहुत गला फंस जाए, जनगणना करने बगैर काम ना चले तो जनगणना कर लेना, मगर आंकड़े घोषित मत करना। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए का मतलब है आंकड़े घोषित मत करना। जब आंकड़े घोषित होंगे तो राजनीतिक आदमी राजनीतिक इस्तेमाल करेगा, सामाजिक आदमी सामाजिक इस्तेमाल करेगा, जिसको आर्थिक आंकड़े की जरूरत होगी वो आर्थिक आंकड़े का इस्तेमाल करेगा। तो फिर साजिश हो रही, फिर कैबिनेट, फिर मोहन भागवत आए। मोहन भागवत कहाँ आए? नरेंद्र मोदी के पास में आए, नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, और मोहन भागवत के मुलाकात करने के बाद कैबिनेट ने जनगणना करने का फैसला घोषित किया। इसका मतलब यह है कि सरकार मोहन भागवत आरएसएस चला रहा है और जनगणना का फैसला लिया। हम लोगों ने कहा भाई तारीख बता दो, तारीख नहीं बताया। तो तारीख कैसे शुरू किया? कहा पहले पहाड़ों से शुरू करेंगे, फिर ये करते करते 2027 आ जाएगा, कई राज्यों का चुनाव निकल जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, और ये करते करते चुनाव निकल जाएगा, फिर जो करना है वो कर लेंगे। तो ये धोखेबाजी करने का मामला है, लेने देने का मामला नहीं। नरेंद्र मोदी की फेंकी बातों को देखकर कि नरेंद्र मोदी फेंक के 3 बार सत्ता में आ गए, तो राहुल जी ने भी सोचा कि जब नरेंद्र मोदी फेंक के सत्ता में आ सकते हैं तो मैं भी थोड़ा फेंकूं, तो मैं भी सत्ता में आ सकता हूं, मैं भी फेंकूं। मगर नरेंद्र मोदी ने इतना फेंक दिया था कि राहुल गांधी के लिए फेंकने के लिए कुछ बचा नहीं था कि हम क्या फेंके, सब तो मोदी फेंक चुके हैं। अगर वही हम भी फेंकेंगे तो लोग कहेंगे ऐसे तो मोदी भी कह रहे थे कुछ नहीं किए। तो राहुल ने सोचा कि हमको इन लोगों की बात फेंकना पड़ेगा। तो आज का राहुल क्या कह रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं कर्नाटक गया था, तो मैंने कर्नाटक के लोगों को पूछा
भैया आपको तो मिल गया होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कहा नहीं मिला। तो हमने कहा यहाँ तो राहुल जी की सरकार है, यहाँ तो मिल जाना चाहिए था। कहा मिला नहीं है, केवल फेंक ही रहे हो देश भर में, देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इन लोगों का लक्ष्य क्लियर है कि हम 4 जूता लगाएंगे तो कहां जाएगा भाग के, तुम्हारे पास जाएगा। फिर तुम 4 का 3 मत करना, 4 का 8 कर देना, फिर कहेगा 4 वाला ही ठीक था, फिर हमारे पास आएगा, हम 8 का 12 कर देंगे, फिर तुम्हारे पास जाएगा। तो जितनी बार बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस हो रहा है, उतनी बार केवल अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, जूते बढ़ रहे हैं, समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को, अगर हमारी संख्या है, हमारी ताकत है, तो हमें अपनी ताकत निर्माण करने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया, लेकिन भारत का जो समाज है अभी भी खंड खंड में बटा हुआ है, हजारों जातियों में बटा हुआ है। तो अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के सच्चे अनुयायी हैं, तो ये जो समाज खंड खंड में बटा हुआ है, इसको भी अखंड बनाना होगा। इसके लिए भी हम लोगों को काम करना होगा। और ये जो खंड खंड बांटने वाले लोग हैं, उनके चंगुल से निकलना होगा, क्योंकि ये जाति हमने नहीं बनाई। अगर मान लो किसी यादव ने, कुर्मी ने, मौर्य ने, गरड़िया ने, निषाद ने, राजभर ने, चौहान ने, किसी ने बनाई होती, तो बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है कि अपने को ही लाज जूता खाने के लिए नीचे रख लेगा। इतना मूर्ख तो नहीं होता बनाने। जो बनाएगा वो ऊपर रखे। तो क्षत्रियों ने भी नहीं बनाई, वैश्यों ने भी नहीं बनाई, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है, वो तीसरे नंबर पर। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उन्होंने बनाने का काम किया। और वो जानते हैं, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि उन्होंने फूट डालो राज किया, तो अंग्रेजों के पहले भी इन लोगों ने फूट डालने का काम किया। 6000 से ज्यादा टुकड़ों में यहाँ के लोगों को बांटने का काम किया। सबका अलग नाम, सबका अलग काम, सबकी अलग पहचान, सबके अंदर ऊंच नीच की भावना पैदा किया, सबको आपस में भिड़ा रहे हैं और सबका समर्थन लेके राजा बन रहे। ये इतना बड़ा घोटाला इस देश में हो रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, छोटा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और इसके आधार पर इस देश की विधायिका पर इन्होंने कब्जा किया है, कार्यपालिका पर इन्होंने कब्जा किया है, न्यायपालिका पर इन्होंने कब्जा किया है, मीडिया पर इन्होंने कब्जा किया है, और सभी जगह इन्होंने कब्जा किया है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इस देश में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो हुआ उसका अगर बदला लेना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको एकजुट करना होगा। ये एकजुट होगा तो तब प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, अब हम प्रधानमंत्री बना लेंगे, हम बना लें। तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करने की जरूरत है, इसके लिए लोगों को जगाने की, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग निरंतरता में काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे, तब कांग्रेस के ब्राह्मणों ने उनके साथ धोखा किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, उनका नाम लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने लोहा इकट्ठा किया, वोट इकट्ठा किया और हमारे साथ धोखा करने का काम किया। तो आज हमें सबक सीखने की जरूरत है कि हम सरदार के वंशज हैं, तो हम इस देश को चलाने की हैसियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो हम अपने दम पर भी इस देश को चला सकते हैं। इसकी तैयारी हम लोगों को करना होगा। इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ चूंकि मुझे निकलना है, इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।